डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को पता है कि पिछली क्लास में, कल वाली क्लास में, जब हम लोगों ने पीजीटी 2022 के लिए समाज शास्त्र के कक्षा को औपचारिक रूप से प्रारंभ कर दिया है, तो कल हम लोगों ने समाज शास्त्र की जो आधारभूत बातें थी, हमने उस पर चर्चा किया कि दरअसल समाज शास्त्र क्या है। तो मैंने बताया था कि समाज शास्त्र की जो आधार वस्तु है वो समाज है, और इसी समाज में रहने वाले लोगों के आपसी संबंधों का अध्ययन करने वाला है विज्ञान समाजशास्त्र। समाज में रहने वाले लोगों के अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है समाजशास्त्र। और मैंने आपको समाजशास्त्र की परिभाषा से संबंधित, है ना, कई बातें बताई, और कई विद्वान जो समाजशास्त्र को परिभाषित कर चुके हैं उनकी परिभाषा हम लोगों ने बारी बारी से पढ़ा। अब देखिएगा, जो हमारा पाठ्यक्रम है, आपने पाठ्यक्रम देखा होगा, मैंने आपको पाठ्यक्रम पीपीटी के माध्यम से दर्शाया था कि हम लोगों को पढ़ लेना है कि समाजशास्त्र क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है, इसके अलावा समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है यानी विषय क्षेत्र है वो क्या है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति और इसका क्रमिक विकास कैसे हुआ, और अंत में हम लोग को पढ़ लेना है कि समाजशास्त्र का अन्य दूसरे विज्ञानों के साथ क्या संबंध है। इतनी चीजें हमको पहली इकाई में पढ़ लेना है। मैंने बताया था कल आपको कि समाजशास्त्र का जो पीजीटी का पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसको अगर आप अपने स्तर से देखिएगा तो उसमें पाइएगा कि उसको एक ही समग्र पैराग्राफ में उसको समाहित कर दिया है। लेकिन मैंने कल आपसे बताया था कि हम लोगों ने इसको अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से, अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोगों ने इसको कुल 11 इकाइयों में बांट लिया है, और एक एक करके क्या होगा, हर इकाई के प्रत्येक पहलू का हम लोग अध्ययन कर लेंगे तो हमारा पाठ्यक्रम बेहतर ढंग से संपन्न हो जाएगा। और कल वाली कक्षा में मैंने बताया था, हम लोग शुरू किए थे परिभाषा को पढ़ने के बाद कि समाजशास्त्र जो है उसकी उत्पत्ति और उसका क्रमिक विकास कैसे हुआ। तो इस संदर्भ में मैंने बताया था आपको कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास के पीछे वैसे तो कई बड़े बड़े कारण हैं, लेकिन 3 महत्वपूर्ण कारणों का विशेष स्थान है समाजशास्त्र के विकास में, जिसमें कल मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले बारी आती है यूरोपीय समाज में आया हुआ पुनर्जागरण, क्योंकि उस पुनर्जागरण के कारण लोगों का बौद्धिक और मानसिक स्तर जो है वो परिवर्तित हुआ। लोग अब तर्क बुद्धिवाद का सहारा लेकर के कार्य कारण संबंधों को पहचानते हुए वो अपने समाज में, अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण कर पाने में अब सक्षम हो पा रहे थे। दूसरा मैंने बताया था औद्योगिक क्रांति। आपको पता होगा यूरोपीय समाज में जब बौद्धिक क्रांति हुई, उसके बाद व्यापारिक क्रांति हुई, और उसके बाद जब औद्योगिक क्रांति हुई, तो औद्योगिक क्रांति ने यूरोपीय समाज को, परंपरागत रूप से यूरोपीय समाज भी सामंती समाज था और समाज में धर्म और दर्शन का विशेष महत्व था। जैसा कि हमने बताया कि विश्व के दूसरे समाज की तरह हमारा भारतीय समाज भी अपने आरंभिक दौर में धर्म और दर्शन से संबद्ध था, यूरोपीय समाज भी ऐसा ही था। लेकिन देखिएगा, औद्योगिक क्रांति ने यूरोपीय समाज में पूंजी का प्रवाह बढ़ाया। पूंजीवाद के उदय ने यूरोपीय समाज को सामाजिक आर्थिक रूप से परिवर्तित किया, और जब विशेष करके औद्योगिक क्रांति आई तो कहा जाता है, विद्वानों ने कहा है कि औद्योगिक क्रांति के बाद परंपरागत रूप से सामंती व्यवस्था से जूझ रहे समाज का अनायास आधुनिक औद्योगिक समाज के रूप में परिवर्तन हुआ। नंबर तीसरा, इसी समय देखिएगा फ्रांसीसी क्रांति हुई, और फ्रांसीसी क्रांति में एक तरह से एक नागरिक क्रांति थी, व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन था ये। तो आप देखेंगे
कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद जब वहां के नागरिकों ने अयोग्य शासक के विरुद्ध सड़क पर उतार करके अपना सिटीजन चार्टर पारित कर लिया, जिसमें कि समानता, स्वतंत्रता और नारियों का सम्मान और समानता की बात कही, तो धीरे धीरे ये विचार समानता और स्वतंत्रता और क्या है नारी की समानता वाली जो बात है वो धीरे धीरे पूरे यूरोपीय समाज में सम्मान की नजर से देखा जाने लगा। ये उस समय के समकालीन समाज की आवश्यकता बन गई। तो मैंने आपसे चर्चा किया, ध्यान से सुनिएगा, कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास, इसमें वैसे तो कई छोटी बड़ी घटनाओं का योगदान रहा है, लेकिन समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास में तीन महत्वपूर्ण कारणों का विशेष स्थान है। और मैंने पहला क्या बताया? पहला है यूरोपीय समाज में हुआ पुनर्जागरण, दूसरा ब्रिटेन में हुई औद्योगिक क्रांति और तीसरा फ्रांसीसी क्रांति। इन तीनों घटनाओं के परिणाम स्वरूप पूरे यूरोपीय समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्तर पर जो व्यापक परिवर्तन हुए, इन परिवर्तनों की व्याख्या कर पाने में उस समय के जो प्रचलित विषय थे वो सक्षम नहीं थे। उस समय मैंने कल भी बताया था कि उस समय समाज में इतिहास, दर्शन शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान इत्यादि विषयों का प्रचलन रहा था, लेकिन इनमें से कोई भी विषय इतना सक्षम नहीं था कि यूरोपीय समाज में उपरोक्त कारणों से जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तन हो चुके थे और हो रहे थे, उन परिवर्तनों की सही और सटीक व्याख्या कर पाए। अतः यूरोपीय विद्वान एक ऐसे विषय की कामना कर रहे थे, एक ऐसे विषय की उम्मीद लगाए बैठे थे जो उस समय यूरोपीय समाज का दर्पण बन सके, यानी जो यूरोपीय समाज में घटनाएं घट रही हैं तेजी से, उसको प्रत्यक्ष रूप से दर्शा सके। और आप देखेंगे, मैंने कल भी चर्चा किया था कि इन दिनों पूरे यूरोपीय समाज में विज्ञान की धूम मची हुई थी, क्योंकि तत्कालीन समाज में विज्ञान के प्रयोग से, विज्ञान के सहयोग से हमेशा कोई ना कोई नया आविष्कार, नई नई वस्तु, नई नई मशीनें सृजित हो रही थी, जिसका उस समय यूरोप के मानव समाज में विशेष महत्व था। क्योंकि उन आविष्कारों ने, उन वैज्ञानिक चमत्कारों ने यूरोपीय समाज में लोगों के जीवन को अत्यंत सरल और सहज और सुखमय बना दिया था। फलस्वरूप पूरा यूरोपीय समाज विज्ञान के नित्य नए नए बढ़ने वाले आयाम की ओर वो टकटकी लगा के देख रहे थे। उनसे, विज्ञान से उम्मीदें बढ़ गई थी। मानव जीवन के लगभग हर पक्ष में विज्ञान अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। और यही कारण था कि उन दिनों जब समाज के अध्ययन के लिए एक विषय का सृजन होना शुरू हुआ, तो मैंने बताया था कल आपको, और ये फैक्ट आपको याद रखना है कि सेंट साइमन नामक विद्वान ने समाजशास्त्र विषय का नाम सोशल फिजिक्स, क्या है, सामाजिक भौतिकी नाम रखा था, सोशल फिजिक्स नाम रखा था। लेकिन देखिएगा, तब और दूसरे जो समकालीन विद्वान थे उनके द्वारा इसको सहज रूप से स्वीकार नहीं किया गया, अतः इसको मान्यता नहीं दी गई। उस समय देखिएगा, तब अगस्त काम्ट महोदय ने इस विषय का नामकरण सोशियोलॉजी किया। 1838 में इसी नाम से इस विषय को एक तरह से
अस्तित्व मिला। लेकिन देखिएगा, अगस्त काम्ट महोदय के इस निर्णय से कि इसका नाम समाजशास्त्र हो, सभी विद्वान और उस समय के सभी समाजशास्त्री इससे सहमत नहीं थे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय, अगस्त काम्ट के बाद हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने अपने अध्ययन और अपने तर्क के द्वारा इस बात को सत्यापित किया कि इस विषय का सबसे सटीक और प्रासंगिक नाम समाजशास्त्र ही है। यानी अगस्त काम्ट महोदय ने 1838 ईस्वी में इस विषय का नाम समाजशास्त्र दिया, लेकिन कई समकालीन विद्वान इससे सहमत नहीं थे। तो मैंने क्या बताया, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय को यह श्रेय जाता है कि उन्होंने अपने अध्ययन और अपने तर्कों के द्वारा सत्यापित करके बताया कि नहीं, इस विषय का सही और सटीक नाम समाजशास्त्र ही होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने बताया कि किसी विषय का नामकरण ऐसा होना चाहिए कि उसका नाम लेने से ही विषय की अंतर्वस्तु और विषय के विषय वस्तु जो है स्पष्ट रूप से झलकने लगे। तो समाजशास्त्र नाम भी इसी तरह से युक्ति संगत है और प्रासंगिक है, सटीक है, क्योंकि समाजशास्त्र नाम जब लिया जाता है तो नाम लेने से ही मालूम हो जाता है कि समाजशास्त्र जो है वो समाज और समाज में रहने वाले लोगों के सामाजिक संबंध, सामाजिक गतिविधियां, समाज में रहने वाले लोगों की अंतःक्रिया का अध्ययन करने वाला विषय है। तो देखिएगा, जब पीजीटी में समाजशास्त्र नाम किसने दिया अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपका उत्तर क्या होगा, अगस्त काम्ट महोदय ने। लेकिन इस नाम को सही और सटीक सत्यापित किया किसने, तो हर्बर्ट स्पेंसर महोदय का नाम आ जाएगा। इसको सोशल फिजिक्स नाम किसने दिया, तो सेंट साइमन महोदय का नाम आ जाएगा। उसी प्रकार आप देखिएगा कि हमने कल बताया था कि जो समाजशास्त्र जो हिंदी में शब्द है, दरअसल वो अंग्रेजी शब्द का हिंदी में रूपांतरण है। और ये जो अंग्रेजी का शब्द है सोशियोलॉजी, ये दरअसल लैटिन और ग्रीक भाषा के शब्दों को मिलाकर बना है। लैटिन भाषा का शब्द है सोशियस और ग्रीक भाषा का शब्द है लोगस। तो सोशियस का मतलब क्या होता है, समाज, और लोगस का अर्थ क्या होता है, विज्ञान या शास्त्र, यानी समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान समाजशास्त्र। और चूंकि समाजशास्त्र जो शब्दावली है, जो सोशियोलॉजी शब्दावली है, ये दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बना है। अतः मैंने बताया था कि जॉन स्टुअर्ट मिल एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने सोशियोलॉजी को दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान की संज्ञा दी है। और ये प्रश्न हम लोग 2019-2021 का जब प्रश्न देखते हैं पीजीटी का, तो उसमें पाते हैं। हम लोगों ने पिछले दिन जब इस पर डिस्कशन किया था 2021 के पीजीटी के क्वेश्चन का, तो उसमें भी ये प्रश्न आया था और मैंने बताया था आपको। तो इतनी बातें तो कल हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग इसके आगे पढ़ लेंगे कि समाजशास्त्र का उत्पत्ति कैसे हुआ, ये तो हम जान गए, लेकिन अब समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ हमको जरा ये देखना है। तो ऐसा आप जानते ही हैं कि भले ही समाजशास्त्र विषय का विकास एक औपचारिक विषय के रूप में 1838 में हुआ, एक अध्ययन के विषय के रूप में 1838 में हुआ, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो समाजशास्त्र है और इस समाजशास्त्र विषय की जो विषय वस्तु है वो तो प्राचीन काल से चली आ रही है। और इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आमतौर पर कि किस विद्वान ने कहा था कि समाजशास्त्र का इतिहास बहुत पुराना है, किंतु एक विषय के रूप में यह अत्यंत नया विषय है। तो हम जानेंगे वीरस्टीड, है ना, इसको आप लिख लीजिए एक शब्द के रूप में। वीरस्टीड एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने
कहा था कि भाई समाज शास्त्र का विषय वस्तु जो है बहुत पुराना है, लेकिन एक वैकल्पिक विषय के रूप में, एक शैक्षणिक विषय के रूप में समाज शास्त्र जो है वो क्या है, एक अत्यंत नया विषय है। और हम लोगों ने कल भी बात किया था कि जब समाज शास्त्र की हम लोग चर्चा करेंगे तो आप जानते हैं कि समाज शास्त्र विषय जो है उसका जन्म कब हुआ, 1838 ईस्वी में हुआ, है ना। और आप पढ़ेंगे इस बात को, मैंने क्या बताया जरूर लिख लीजिए, वीरस्ट्रीट महोदय ने बताया है। उस विद्वान का नाम क्या था भाई, वीरस्ट्रीट। वीरस्ट्रीट महोदय ने दरअसल कहा था कि सोशियोलॉजी हैज ए लॉन्ग पास्ट बट ओनली ए शॉर्ट हिस्ट्री, यानी समाज शास्त्र का एक लंबा अतीत रहा है किंतु इसका इतिहास काफी छोटा रहा है ना, कि इतिहास का समाज शास्त्र का एक लंबा अतीत रहा है, एक लंबा अतीत रहा है, किंतु इसका इतिहास अत्यंत नया है। तो ये स्टेटमेंट अक्सर देखिए एग्जाम में पूछा जाता है और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, हम इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए। वैसे नोट्स में है, जब आपको पीडीएफ नोट्स भेजा जाएगा तो उसमें सब कुछ शामिल है। मैंने हर छोटे से छोटे फैक्ट्स को उसमें समाहित किया है नोट्स में, हर बड़े से बड़े और जटिल फैक्ट को समाहित किया है, ताकि आपको इस प्लेटफॉर्म से तैयारी करने के बाद कोई भी मैगजीन, कोई भी किताब का सहारा लेने की आवश्यकता ना हो। हमारा जो क्या है, जो हमारा पाठ्यक्रम और हम जो नोट्स आपको उपलब्ध कराएंगे पीडीएफ के माध्यम से, उसमें सारा का सारा क्या है, जो फैक्ट्स है छोटा बड़ा, वो उसमें समाहित होगा। तो देखिएगा कि एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट है कि भाई इसका उल्लेख किसने किया, तो मैंने क्या बताया, वीरस्ट्रीट महोदय ने बताया था कि भाई समाज शास्त्र का एक लंबा अतीत रहा है किंतु इसका इतिहास, है ना, अत्यंत नया है या काफी छोटा है कह सकते हैं। ये किसने कहा था, तो ये कहा था वीरस्ट्रीट महोदय ने। अब आइए हम लोग इसके आगे वाला देख लें कि भाई समाज शास्त्र का जो विकास है वह कैसे हुआ। तो ध्यान रखिएगा, समाज शास्त्र के विकास के अध्ययन के क्रम में एक समाजशास्त्री हुए, नाम सुना होगा आपने, डी वाटमोर। वाटमोर महोदय ने 1972 ईस्वी में, वाटमोर महोदय ने 1972 ईस्वी में समाज शास्त्र के क्रमिक विकास को दर्शाने के लिए इसके विकास के चरण को या इसके विकास की यात्रा को कह सकते हैं आप 4 चरणों में बांट करके, है ना, बताने का प्रयास किया है, ताकि समाज शास्त्र का जो क्रमिक विकास हुआ है उसको बड़े स्पष्ट तौर पर समझा जा सके। तो ये प्रयास किसने किया है, सबसे पहले हम ये देख लें। हम लोग क्या पढ़ लेंगे आज अभी, समाज शास्त्र का विकास, समाज शास्त्र का विकास।
अब देखिएगा कि इसमें आपको जानना होगा, मैंने क्या बताया कि व्हाटमोर महोदय ने भारत में ही नहीं बल्कि पूरे वैश्विक स्तर पर समाज में समाज शास्त्र का विकास कैसे हुआ इसको प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने क्या किया, इसको 4 भागों में 4 चरणों में बांट दिया है। तो कब बांटा गया भाई, मैंने बताया आपको 1972 ईस्वी में, है ना, टीवी व्हाटमोर ये जरूर याद रखिएगा, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है लेकिन अक्सर आता है ना, कि समाज शास्त्र को 4 चरणों में विभाजित करके पढ़ने का प्रयास किसने किया है। तो भाई टीवी व्हाटमोर महोदय हैं, उन्होंने 1972 ईस्वी में समाज शास्त्र के क्रमिक विकास को, या कह सकते हैं समाज शास्त्र की विकास यात्रा को बेहतर ढंग से समझाने के लिए उसको 4 अलग अलग श्रेणियों में, 4 अलग अलग चरणों में बांट करके समझाने का प्रयास किया है। ठीक है ना, हम लोग भी व्हाटमोर महोदय के द्वारा समाज शास्त्र के विकास को समझने के लिए जिन 4 चरणों का उल्लेख किया है ना, उसका हम लोग उल्लेख देख लेंगे। हम लोग क्या कहेंगे भाई कि समाज शास्त्र की, है ना, समाज शास्त्र की विकास यात्रा को समाज शास्त्र के विकास यात्रा को 4 चरणों में बांटा है। किसने बांटा है भाई, तो व्हाटमोर महोदय ने। अब जरा देख लीजिएगा कि ये 4 चरण है, उसको हम कैसे याद रखेंगे। समाज शास्त्र के विकास के चरण, और हमने बताया था आपको कि इस चरण या इन चरणों को अगर याद रखना है तो हम ये 4 जो चरण है ना, उसको अलग अलग, जैसे ये पहला चरण है, पहला चरण, स्वाभाविक है कि इसका दूसरा चरण भी होगा, तीसरा है और चौथा भी। जो पहला चरण है ना, विद्वानों का मानना है, विशेष करके व्हाटमोर महोदय ने कहा और बाद में कई लोगों ने उसका समर्थन भी किया, कि पहला चरण जो है वो आरंभ से लेकर 13वीं शताब्दी तक, पहला चरण माना जाता है, आरंभ से लेकर 13वीं शताब्दी तक। इसके बाद देखिएगा जो इसका दूसरा चरण है वह है 13वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक। इसके बाद देखिएगा जो तीसरा चरण है वह है 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध
से लेकर 19वीं शताब्दी तक, और सबसे जो अंतिम चरण है वो है क्या भाई, 19वीं शताब्दी के बाद। बस केवल ये 4 चरण याद रखिएगा, आपको विषय वस्तु के बारे में कहीं भी कोई शंका नहीं होगा। अब इन चारों चरणों में क्या क्या बदलाव हुआ अगर हम लोग देख लें तो बड़ी आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे कहा गया कि जो पहला चरण है वह है आरंभ काल से लेकर 13वीं शताब्दी। तो आपके दिमाग में मैं ये बात पहले ही बैठा दूं, 13वीं शताब्दी ही क्यों लिया गया, 12वीं क्यों नहीं लिया गया, 14वीं क्यों नहीं लिया गया, 11वीं क्यों नहीं लिया गया? तो याद रखिएगा, इसका सबसे बड़ा कारण है, इसमें से अधिकांश आप लोगों को पता भी होगा कि 13वीं शताब्दी का जो दौर था वो यूरोपीय समाज में पुनर्जागरण का दौर था। और आप जानते हैं कि पुनर्जागरण के बाद यूरोपीय समाज में बौद्धिक क्रांति हुई और समाज में लोगों के सोचने समझने निर्णय लेने की क्षमता में अंतर आ गया। लेकिन 13वीं शताब्दी के पहले हम जानते हैं कि धर्म और दर्शन से जकड़ा हुआ समाज था। मैंने कल भी चर्चा किया था, अधिकांश लोगों के दिल दिमाग में यह बात बड़ी गहराई से बैठी हुई थी कि मनुष्य के समूचे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, चाहे वो प्राकृतिक रूप से घटती हैं, है ना, या सामाजिक रूप से घटती हैं या जैविक रूप से घटती हैं, उन सब के पीछे ईश्वर की इच्छा ही अंतिम सत्य है। उसके पीछे ईश्वर की मर्जी ही सबसे बड़ा कारण है। और यही कारण था कि लोग भाग्यवादी थे और यह मानते थे कि मेरे भाग्य में जो लिखा है वो चाहे किसी भी स्थिति में हो, बदल नहीं सकता, वो होके रहेगा। तो जब हमारे भाग्य में सब कुछ पहले से लिखा हुआ है तो फिर उसको हम बदलने के प्रयास क्यों करें? अतः लोग धार्मिक आधार पर उस पारलौकिक शक्ति को, भगवान को प्रसन्न करने के प्रयास में लगे रहते थे और मनुष्य के जीवन की प्रत्येक घटना की व्याख्या और विश्लेषण धार्मिक आधार पर ही की जाती थी। धर्म से बाहर लोग नहीं निकल पाते थे। और यही कारण था कि आपने देखा होगा कि जब लोग भाग्यवादी हो गए तो भाग्यवादिता ने लोगों को अकर्मण्य बना दिया और लोग हाथ पर हाथ धरे रहे, अपने जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना के लिए ईश्वर की इच्छा को ही उत्तरदायी ठहराया। फलस्वरूप लोगों के सोचने समझने की क्षमता में भी जड़ता आ गई थी। और यही कारण था कि आरंभ से लेकर 13वीं शताब्दी तक का जो काल था उसमें धर्मांधता के साथ साथ रूढ़िवादी सोच और जो परंपरागत सामाजिक व्यवस्था थी यही विद्यमान थी। लेकिन देखेंगे, चाहे समाज जैसा भी रहा होगा, समाज शास्त्र क्या है? समाज शास्त्र समाज का अध्ययन करता है। तो चाहे वो समाज रूढ़िवादी रहा है, हमको कैसे मालूम चलता है कि हमारा प्राचीन समाज रूढ़िवादी है? क्योंकि समाज शास्त्र के द्वारा, समाज शास्त्र के माध्यम से और समाज शास्त्र ने अन्य दूसरे विषयों की सहायता से, जैसे समाज शास्त्र ने यहां इतिहास विषय से यह सहायता लिया है और यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में हमारे पूर्वज किस प्रकार का सामाजिक जीवन जीते थे, क्या उनकी आर्थिक गतिविधियां थी, क्या उसके धार्मिक विश्वास थे, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। इन सब की जानकारी समाज शास्त्र को इतिहास से मिलती है। हम लोग कल पढ़ेंगे कि जब समाज शास्त्र का अन्य दूसरे विज्ञानों के साथ, सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है तो हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी आप इतना समझिएगा कि चाहे हमारा समाज रूढ़िवादी था, धर्मांध था, पुरातन था, इसकी जानकारी कैसे मिलती है? समाज शास्त्रीय अध्ययन से।
और ध्यान दीजिएगा, जब समाजशास्त्रीय अध्ययन से इसकी जानकारी मिलती है तो हम क्या पाएंगे? हम देखने का प्रयास करेंगे। और समाजशास्त्रीय अध्ययन से हमको ये पता चलता है कि जो प्राचीन समाज था हमारा, आप पढ़िएगा, क्या हड़प्पाई काल में और वैदिक काल में या वैदिकोत्तर काल में, मौर्य काल में, गुप्त काल में समाज नहीं था हमारा? बिल्कुल था। और अपने प्राचीन वैदिक ग्रंथों के साथ साथ जो मनुस्मृति थी, याज्ञवल्क्य स्मृति थी, बृहस्पति स्मृति थी, भृगु स्मृति थी, इन सब में हमें प्राचीन समाज के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी मिलती है। यानी हम सीधे कह सकते हैं कि हमारे जो प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, उन प्राचीन धर्म ग्रंथों में हमें उस काल के समकालीन समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। हमें यह पता चल पाता है कि प्राचीन समाज में हमारी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, समाज में लोगों के बीच का आपसी संबंध कैसा था। तो मालूम चलता है हमको कि वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज था, फिर बाद में वही वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में तब्दील हो गई, एकल विवाह का प्रचलन था, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते महिलाओं की स्थिति अब धीरे धीरे कमजोर होने लगी और बाद में एकदम दयनीय हो गई। हमें यह भी मालूम चलता है कि वर्ण व्यवस्था कैसे जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई, कैसे हमारे समाज में जाति पाति और छुआछूत का भेदभाव बढ़ा, हमारे धार्मिक विश्वास किस किस्म के थे, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। तो पहले ऐसा मालूम चलता है ऐतिहासिक साक्ष्यों से कि हड़प्पा का प्रशासन संभवतः लोकतांत्रिक था, और यही कारण था कि ऋग्वेद में इसकी खुली जानकारी मिलती है कि ऋग्वैदिक समाज में जो उस समय की राजनीतिक व्यवस्था थी वो लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते क्या हुआ, राजनीतिक व्यवस्था आनुवांशिक हो गई और अब राजा निर्वाचित न होकर के मनोनीत होने लगा और राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली आगे बढ़ी। उसी समय देखिएगा हमको यह जानकारी मिलती है कि हमारी आर्थिक गतिविधि जो है उसका आधार क्या था। तो हम जानते हैं पहले हमारा जो पूर्वज था वो आखेटन और खाद्य संग्रहण से अपनी जीविका निर्वाहित करता था। बाद में धीरे धीरे वो पशुपालक हो गया और बाद में जब जनसंख्या बढ़ी वो स्थिरवासी हो गए तो वो अस्थायी कृषि करने लगे और फिर कृषि उनकी जीविका का मुख्य आधार बना। क्लियर है ना? इसके बाद देखेंगे धीरे धीरे अधिशेष उत्पादन हुआ, आवश्यकता से अधिक उत्पादन हुआ और उस अधिशेष उत्पादन को बेचने के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने लगे। बड़े बड़े व्यापारिक केंद्रों की स्थापना हुई, व्यापारिक नगरों की स्थापना हुई, आवागमन तीव्र हुई। जब एक स्थान के लोग दूसरे स्थान के लोगों से मिलने जुलने लगे तो उनके विचारों, भावनाओं, है ना, उनका खान पान, पहनावा ओढ़ावा और दूसरे सांस्कृतिक जो विचार थे, धार्मिक विचार थे, उसका आदान प्रदान हुआ। तो इस तरह से धीरे धीरे देखेंगे क्या है, समाज का विकास हुआ। लेकिन जिस तरह से भारतीय समाज में प्राचीन ग्रंथ हमें उस समय सामाजिक व्यवस्था की जानकारी देते हैं, उसी प्रकार आप देखिएगा यूरोपीय जो धर्मशास्त्र हैं या यूरोपीय समाज में जो उस काल में लिखी गई विभिन्न विद्वानों की जो पुस्तकें हैं वो भी हमको यूरोपीय समाज में समाज होने का अस्तित्व बताती है। आपने देखा होगा कि जो भारतीय प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं उसी में हमको वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, इसके अलावा सामाजिक जीवन में पुरुषार्थ, वर्णाश्रम व्यवस्था, संस्कार इत्यादि के बारे में जानकारी देते हैं। जो मनुष्य के जीवन का जो एक सामाजिक पक्ष था, इसके अलावा सामुदायिक जीवन, इसकी जानकारी मिलती है। तो कहीं ना कहीं समाज और सामाजिक व्यवस्था तो पहले से ही चली आ रही थी,
तब तो हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पाकालीन समाज, वैदिक समाज, मौर्यकालीन समाज, हम लोग हर इतिहास के परिप्रेक्ष्य में अलग अलग समाज का अध्ययन करते हैं। लेकिन आपको पता ही होगा कि जैसे जैसे हमारे पूर्वजों के जीवन में जनसंख्या बढ़ती चली गई, उनके जीविका के स्वरूप में परिवर्तन आए, तो उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में भी इसका स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ने लगा। तो हम देखेंगे कि भारत के साथ साथ कई ऐसे यूरोपीय विद्वान हैं जिनकी कृतियों में उस समय यूरोपीय समाज का चित्रण मिलता है। और इसमें सबसे पहला नाम आता है प्लेटो महोदय का। प्लेटो महोदय जो लगभग क्या है, 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में यूरोपीय समाज में अपनी छटा बिखेर रहे थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में उस समय के यूरोपीय समाज की सामाजिक व्यवस्था के बारे में चित्रण प्रस्तुत किया है। प्लेटो महोदय के शिष्य थे अरस्तु। उन्होंने अपनी कृति इथिक्स और पॉलिटिक्स, इस 2 नाम से उन्होंने अपनी कृतियां समाज के सामने रखी थी। इनमें भी देखिएगा क्या होता है कि उस काल के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, चाहे वो उस समय पहला चरण रहा हो यूरोपीय समाज का, चाहे उस समय वो चरण रहा हो भारतीय समाज का, हम लोग कल से जानते आ रहे हैं कि हमारा जो प्राचीन समाज था वो धर्म और दर्शन के आधार पर संचालित समाज था। क्योंकि समाज में रहने वाले सभी लोगों के जीवन में धर्म का विशेष महत्व था, क्योंकि उनके दिल दिमाग में यह बात बैठी हुई थी कि मानव जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है या आगे घटित होगा वो सब ईश्वर की इच्छा और मर्जी से होगा। अगर मनुष्य के तन में हमारा जन्म मिला है तो वो भी ईश्वर की इच्छा से ही है। हम कितने दिन इस पृथ्वी पर रहेंगे वो ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। हमारी मृत्यु कब होगी वो भी ईश्वर की इच्छा पर ही निर्भर करता है। हमारे जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी और कौन कौन सी घटनाएं घट चुकी हैं, इन सब पर हमारा नहीं बल्कि ईश्वर का ही नियंत्रण है। तो यही कारण था कि लोग भाग्यवादी हो चले थे। मनुष्य के जीवन के हर पक्ष और पहलू पर धर्म का बड़ा विशेष प्रभाव था। धर्म के बाहर आकर वो कुछ भी नहीं सोचते थे। और समाज में, परिवार में, अपने जीवन में, प्रकृति में घटने वाली प्रत्येक घटना को वो ईश्वरीय इच्छा, ईश्वरीय क्या है, मर्जी मान करके उसको स्वीकार करते थे। लेकिन देखिएगा मैंने क्या बताया कि दूसरा चरण कब शुरू होता है, तो याद रखिएगा दूसरा चरण शुरू होता है 13वीं शताब्दी से। वैसे देखा जाए तो भारत में जो विशेष करके 11वीं से लेकर 13वीं शताब्दी का जो हिस्सा था वो एक तरह से उसको हम अंधकारमय युग कहते हैं, क्योंकि उस समय भारतीय समाज में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला। वो एक रूढ़िवादी समाज था। हालांकि आप देखेंगे 14वीं शताब्दी में, आपने पढ़ा होगा 14वीं शताब्दी में भारतीय समाज में भी सूफी और भक्ति आंदोलन हुआ था। और इस सूफी और भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज में रहने वाले लोगों की बौद्धिक जड़ता, धार्मिक जड़ता को दूर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन हम देखेंगे कि 13वीं शताब्दी का जो काल था वो यूरोपीय समाज के लिए एक परिवर्तन का काल था, क्योंकि 13वीं शताब्दी का जो काल था वो यूरोपीय समाज में पुनर्जागरण का काल था। और मैंने बताया था पुनर्जागरण काल में ही यूरोपीय समाज में बौद्धिक क्रांति हुई, क्योंकि अब विज्ञान के विकास ने, तर्क बुद्धिवाद के विकास ने अब यूरोपीय समाज में लोगों को धर्म से ऊपर उठ करके तार्किक आधार पर सोचने के लिए प्रेरित किया, विवश किया। कि पहले किसी भी घटना को
ईश्वरीय इच्छा मान लिया जाता था। अब वो किसी भी घटना को ईश्वरीय इच्छा मानने से पहले उसको तर्क की कसौटी में कसकर देखना चाहते थे, और तर्क की उस कसौटी में अगर वो विचार खरा उतरता था तभी उसको स्वीकार करते थे, वरना उसको त्याग देते थे। लेकिन फिर भी एक बदलाव तो आया 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच, कि लोग अब तर्क बुद्धिवाद का सहारा लेकर के अपने तार्किक प्रयासों से समाज में या जीवन में घटने वाली घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण करते थे, और अगर उनके तर्क की कसौटी में वो खरा उतरता था तब जाकर के देखेंगे लोग उसको स्वीकार करते थे। ये फेज वही फेज था। तीसरा फेज देखिएगा 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर के, है ना, 19वीं शताब्दी तक का जो फेज है, हम उसकी चर्चा करते हैं। इस समय आप देखिएगा यूरोपीय समाज में पुनर्जागरण हो चुका था, बौद्धिक क्रांति हो चुकी थी, समाज में तर्क बुद्धिवाद का विकास हुआ, और अब इस तीसरे चरण में आते आते यूरोपीय समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। और वो बदलाव क्या था कि लोग अब किसी भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक घटना को, किसी भी प्राकृतिक और सामाजिक घटना को अब कार्य कारण संबंधों के आधार पर जोड़ करके उसका अध्ययन और विश्लेषण करने लगे। क्योंकि यह बौद्धिक क्रांति ने समाज को यह ज्ञान दिया था कि किसी भी घटना के पीछे कोई ना कोई उत्तरदायी कारण जरूर विद्यमान होता है। तो किसी भी सामाजिक, किसी भी प्राकृतिक घटना को अगर हमें समझना है, किसी भी सामाजिक और धार्मिक घटना को समझना है, तो हम कार्य कारण संबंध को समझते हुए अगर हम उसके विषय वस्तु को जानने का प्रयास करें तो हम बड़े स्पष्ट तौर पर किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। और आप देखिएगा कि जो समाज शास्त्र के विकास का जो तीसरा चरण था, यानी 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, उत्तरार्ध किसको बोलते हैं भाई? सेकेंड हाफ ऑफ 15th सेंचुरी, यानी 1455, 60, 65 का जो काल था उसको हम कहते हैं 15वीं शताब्दी का, है ना। 1401 से लेके 14 तक, 1499 क्या कहलाएगा? 15वीं शताब्दी, है ना। लेकिन जैसे 1500 आ जाएगा उसके बाद 1501-2 से क्या हो जाएगा? वो 16वीं शताब्दी शुरू हो जाता है। तो 15वीं शताब्दी का मतलब क्या है? 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध मतलब 1450 के बाद का जो काल है, उस काल से लेकर 19वीं शताब्दी तक देखिएगा यूरोपीय समाज में अब क्या हुआ भाई? तो कार्य कारण संबंधों को आधार बना करके लोग अपने क्या है सामाजिक जीवन के निर्णयों को लेने लगे। और बताया जाता है कि इस दौरान, है ना, कई ऐसे विद्वान थे जिन्होंने कि यूरोपीय समाज में या यूरोपीय समाज को कार्य कारण के आधार पर या कार्य कारण संबंधों के आधार पर क्या है किसी भी चीज का अध्ययन और विश्लेषण करने के लिए प्रेरित किया। इस समय यानी 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर अगर 19वीं शताब्दी तक के बीच बात की जाए तो इस दौरान आप देखिएगा कि जॉन लॉक थे, थॉमस हॉब्स थे, मॉन्टेस्क्यू थे, वाल्टेयर थे, है ना। किसका किसका नाम लिया मैंने इस समय नाम लिया थॉमस हॉब्स का, जॉन लॉक का, वाल्टेयर का, तो जॉन हॉब्स, जॉन लॉक, वाल्टेयर या फिर मॉन्टेस्क्यू, है ना, फर्गुसन, मॉन्टेस्क्यू, फर्गुसन इत्यादि कुछ ऐसे विद्वान थे जिन्होंने यूरोपीय समाज को कार्य कारण संबंधों के आधार पर प्राकृतिक घटनाओं या सामाजिक घटनाओं या किसी भी जीवन में घटने वाली घटनाओं को समझने पर बल दिया। और इन विद्वानों की अलग अलग कृतियों में
सामाजिक घटनाओं, सामाजिक परिवर्तनों को कार्य कारण संबंधों के साथ, है ना, समझने और पढ़ने पर बल दिया गया। तो समाज में बहुत सारे लोगों ने क्या किया, इनका अनुसरण भी किया। लेकिन देखिएगा, इस समय यानी समाजशास्त्र का जो विकास का जो तीसरा चरण था, उसमें दो खामी भी थी। वो दोनों खामी क्या थी? तो नंबर एक, कि उस समय के समाजशास्त्रियों ने, या उस समय के जितने विद्वानों का मैंने नाम लिया, थॉमस हॉब्स का, जॉन लॉक का, वॉल्टेयर का, मॉन्टेस्क्यू का, फर्गुसन का, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने समाजशास्त्र का वास्तविक स्वरूप प्रस्तुत न करके समाजशास्त्र का आदर्श स्वरूप प्रस्तुत किया। यानी समाजशास्त्र को एक आदर्श विषय के रूप में प्रस्तुत किया। कहने का अभिप्राय यह है कि समाजशास्त्र की जो छोटी बड़ी कमी थी, उसको इन्होंने नजरअंदाज कर दिया और समाजशास्त्र को एक आदर्श विषय के रूप में प्रस्तुत किया। यह एक पहली बड़ी कमी रही। नंबर दूसरा, कि इस दौरान समाजशास्त्र से संबंधित या समाज के किसी भी पक्ष या पहलू से संबंधित जो भी अध्ययन किया गया, उसमें निरीक्षण को गौण कर दिया गया। यानी सुनी सुनाई बातों, द्वितीयक स्रोतों और अनुभवों के आधार पर सामाजिक व्यवस्था को चित्रित करने का प्रयास किया गया। कहने का अभिप्राय यह है कि आज अगर हम देखें तो अगर समाज में व्याप्त किसी भी समस्या का अध्ययन करने के लिए कोई विद्वान या समाजशास्त्री किसी समाज में जाते हैं, तो वो प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से समाज में या उस समाज में घटने वाली घटनाओं को देखते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, उसको महसूस करते हैं, और निरीक्षण के दौरान जो जानकारी, जो सूचना, जो आंकड़ा उनको मिलता है, उसको वो लिपिबद्ध करते हैं। इसके अलावा और दूसरे समकालीन स्रोतों से पहले घट चुकी घटनाओं का अध्ययन कर लेते हैं, वहां उपस्थित लोगों से साक्षात्कार करते हैं, प्रश्नावली करते हैं, अनुसूची बनाते हैं, और उससे प्राप्त जो जानकारी है उसको अपने दफ्तर में बैठ करके फिर उनके बीच क्या है, आपसी संबंध निर्धारित करते हुए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। यानी आज समाजशास्त्र की जो अध्ययन विधि है, आप कह सकते हैं कि उसमें निरीक्षण विधि का, उसको एक समग्र रूप से कहते हैं क्षेत्र कार्य प्रविधि, अंग्रेजी में इसको कहते हैं फील्ड वर्क ट्रेडिशन। यानी जब समाज में किसी घटने वाली घटना का अध्ययन कोई विद्वान या कोई समाजशास्त्री घटना स्थल पर जाकर के उससे संबंधित लोगों के बीच रह करके उसकी भाषा संस्कृति को समझते हुए उनसे उस संबंध में बातचीत करके आवश्यक जानकारी, आंकड़ा और सूचना इकट्ठा करके जब उन चीजों का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है, तो उससे जो प्राप्त निष्कर्ष होते हैं वो सटीक और विश्वसनीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से तीसरे चरण में आप देखिएगा, यानी 15वीं से लेकर 19वीं शताब्दी का जो बीच का काल था, इसमें समाजशास्त्रीय अध्ययन के दौरान निरीक्षण विधि को महत्व नहीं दिया गया और सुनी सुनाई बातें या पहले से चल रहे विचार या फिर द्वितीयक स्रोत, यानी किसी से पूछ करके, प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करके नहीं, किसी से पूछ करके उसके बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करना और उसी के आधार पर अपना निष्कर्ष निकालना, ये परंपरा चल रही थी। कब? 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 19वीं शताब्दी तक। लेकिन फाइनली देखिएगा आप, 19वीं शताब्दी के बाद की जो स्थिति है उसमें आप क्या देखते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के बाद से अब जब समाजशास्त्र के विभिन्न गतिविधियों का अध्ययन हो रहा है, तो उसमें क्षेत्र कार्य प्रविधि यानी फील्ड वर्क ट्रेडिशन, यानी अध्ययन की जो निरीक्षणात्मक विधि है, जिसमें एक समाजशास्त्री जब समाज के किसी समुदाय का या समाज में घटने वाली किसी घटना का अध्ययन करते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से अपने अन्य सहभागियों के साथ वहां पहुंचते हैं, उस घटना का विस्तार से विशद अध्ययन और परीक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं, वहां के लोगों से बातचीत करके उसके बारे में आवश्यक जानकारी इकट्ठा करते हैं, साक्ष्य जुटाते हैं और वहां से प्राप्त जानकारी, आंकड़े और सूचना का
विश्लेषण और मूल्यांकन करके, उसका वर्गीकरण करके, उसका तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। स्वाभाविक है कि जब इस वैज्ञानिक पद्धति से सामाजिक गतिविधियों का अध्ययन होगा तो उससे प्राप्त परिणाम बहुत सटीक और विश्वसनीय होगा ही। किस तरह से इन चारों चरणों के माध्यम से धीरे धीरे भारत में और विश्व में आप कह सकते हैं समाज शास्त्र का विकास हुआ। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों को, है ना, समाज शास्त्र की उत्पत्ति के बारे में तो मैंने कल ही बताया था, आज उसको फिर से रिवाइज भी कर दिया। तो आज मैंने क्या बताया आपको? आज मैंने आपसे यही चर्चा किया कि समाज शास्त्र की उत्पत्ति और उसका क्रमिक विकास कैसे हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि समाज शास्त्र के क्रमिक विकास को कुल कितने चरणों में विभाजित किया गया है? 2, 3, 4, 5। आपका उत्तर क्या होगा? 4। समाज शास्त्र के क्रमिक विकास को किसने प्रस्तुत किया, या समाज शास्त्र के क्रमिक विकास को 4 चरणों में बांटकर किसने प्रस्तुत किया? तो मैंने बताया आपको, टीबी बाल्टिमोर ने। तो टीबी बाल्टिमोर ने 4 चरणों में विभाजित किया। और अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि टीबी बाल्टिमोर ने समाज शास्त्र को अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से 4 चरणों में बांटा है, यह विभाजन उन्होंने कब प्रस्तुत किया था? तो हम कहेंगे 1972 ईस्वी में उन्होंने इस विभाजन को प्रस्तुत किया था। पक्का है ना? और फिर देखिएगा इसमें से कई तथ्यात्मक प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसा कि मैंने पीपीटी में इसको लिखा है कि भाई विकास का प्रथम चरण, मैंने आपसे चर्चा किया ही था कि प्राचीन, पाश्चात्य और प्राच्य साहित्य में समाज शास्त्र की विषय वस्तु का, है ना, विवेचन करने वाली अनुपम कृतियां उपलब्ध है। और मैंने बताया आपको कि भारतीय समाज में जैसे मनुस्मृति, बृहस्पति स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और भृगु स्मृति आदि विचारकों की कृतियों में समाज के संगठन की चर्चा की गई है। यानी उनकी प्राचीन कृतियों में यह बताया गया है कि समाज यहां था। और उन कृतियों में मैंने बताया क्या कि वर्ण, जाति, कर्म, पुरुषार्थ, ज्ञान, है ना, त्रिवर्ग, संयुक्त परिवार, यज्ञ, ग्राम पंचायत आदि का उल्लेख हुआ है, जो उच्च सामाजिक ज्ञान का हमें परिचय देते हैं। ठीक उसी प्रकार प्लेटो का योगदान था कि जिस तरह से भारतीय साहित्य में समाज विषयक अनेकों कृतियां उपलब्ध है, वैसे ही पाश्चात्य साहित्य में भी उपरोक्त बातों का उल्लेख मिलता है। तो प्लेटो महोदय जो थे, उनकी जो अमर कृति है, जो ऐतिहासिक उनकी कृति है, उसका नाम है दी रिपब्लिक। तो दी रिपब्लिक में उन्होंने क्या किया था? समाज शास्त्र का व्यवहारिक जानकारी बताया था उन्होंने। और फिर मैंने बताया कि उनके शिष्य जो थे, कौन? उनके शिष्य जो हैं, है ना, उनका नाम क्या है? अरस्तु। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है कि भाई प्लेटो के विश्वसनीय शिष्यों में किसका नाम लिया जाता है? तो अरस्तु का नाम लिया जाता है। अरस्तु की कृति का नाम क्या है? प्लेटो की कृति का नाम क्या है? तो मैंने बताया था आपको, प्लेटो की कृति का नाम क्या है? इथिक्स और पॉलिटिक्स। इसमें उन्होंने बताया क्या कि परिवार का कैसे कैसे अस्तित्व है। ठीक उसी प्रकार आप देखिएगा कि भाई दूसरा और तीसरा चरण भी इसी तरह से गुजरा है। तो आप देखेंगे कि चौथे चरण में आते आते समाज शास्त्र का जो वास्तविक स्वरूप है वो उभर कर सामने आ गया था। अब देखेंगे हम लोग कि इस तरह के तथ्यों को पढ़ने के बाद इससे जो भी प्रश्न उत्तर निकल सकते हैं, मैंने बताया ना कि इस पीपीटी के अंत में मैंने ढेर सारे क्वेश्चन रखे हैं। इसका हम लोग अध्ययन थोड़े समय के बाद करेंगे, क्योंकि आपकी जो पहली इकाई में जो भी विषय वस्तु पढ़ना है, पहले हम उसको पढ़ लें बारी बारी से, और उसके बाद इस सभी अवधारणा से संबंधित जो प्रश्नोत्तर है मैंने इस पीपीटी के अंत में रखा है। हम लोग बारी बारी से उसका क्या है, अध्ययन कर लेंगे, विश्लेषण कर लेंगे। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई? समाज शास्त्र की उत्पत्ति और उसका क्रमिक विकास। अब आइए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र। ये और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे क्वेश्चन हर साल हर एग्जाम में है, आप देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग पढ़ लें
समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र। समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र। हम लोग पढ़ लें समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र। विषय क्षेत्र का मतलब क्या होता है पहले यह समझिए, तब चीजों को समझना और पढ़ना और आसान होगा। कि समाज शास्त्र का जो विषय क्षेत्र है, दरअसल इसमें हम लोग पढ़ते क्या हैं। देखिएगा, कहा जाता है कि समाज शास्त्र अपने आप में एक विहंगम विषय है। क्या है? समाज शास्त्र अपने आप में एक विहंगम विषय है। आप कहेंगे सर कैसे? पहले आपने जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, ठीक है ना, आप में से जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, कृपया जल्दी से बताइए कि अब तक जो भी समाज शास्त्र से संबंधित विषय वस्तु का हमने आपको अध्ययन कराया है या विभिन्न अवधारणाओं से संबंधित जो आपके सामने बातचीत की है आपसे, आप उसको समझ पाए कि नहीं पाए। क्योंकि आप अगर मेरी बात को बेहतर ढंग से समझ पा रहे होंगे तो फिर मैं और उत्साह से उसको और आगे बढ़ाऊंगा। और अगर लगता है कि उसमें कुछ बदलाव करना है तो भी बताइए। आप जल्दी अपनी त्वरित टिप्पणी कीजिए और बताइए कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। चलिए, योगेश्वर जी कहते हैं जी सर, पंकज जी भी कहते हैं जी, भीम प्रताप जी, योगेश्वर, अनीता देवी, है ना, कविता भट्ट, है ना। चलिए कविता, थैंक यू, आपने लिखा बेस्ट क्लासेस नेवर सीन बिफोर। अर्पणा रानी जी, अर्पणा राय, आपने भी कहा सर क्लियर है। विपिन गौड़ जी, आपने भी कहा क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ें। देखिएगा, आप सबको पता होना चाहिए कि समाज शास्त्र अपने आप में एक विहंगम विषय है। आप कहिएगा सर कैसे? तो ध्यान रखिएगा, विद्वानों का कहना है कि समाज में नित्य नए नए परिवर्तन होते रहते हैं। हम और आप भी जानते हैं कि समाज निरंतर परिवर्तनशील है। समाज में रहने वाला कोई व्यक्ति, कोई समूह, कोई समुदाय या समाज का कोई परिवार, उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में लगातार परिवर्तन होता रहता है। सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां प्रभावित होती रहती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं। चूंकि समाज में सामाजिक और आर्थिक स्थिति उसमें बदलाव होता रहता है, स्वाभाविक है कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन में भी बदलाव आता है। आप ही देख लीजिए, कोरोना काल आया, अधिकांश चीजें बंद थी, अधिकांश उद्योग व्यवसाय बंद थे, अधिकांश लोगों की आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी। फलस्वरूप आम आदमी का जो जीवन स्तर था उसमें बदलाव देखने को मिला। लोगों का जो धार्मिक विश्वास था उसमें बदलाव देखने को मिला। हमारी संस्कृति उससे प्रभावित हुई, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से आप देखिएगा सार्वजनिक तौर पर किसी भी पूजा पाठ या धार्मिक समारोह पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है। आमतौर पर लोग मिलजुल नहीं पाते, जिस कारण क्या होता है, विचारों भावनाओं का आदान प्रदान नहीं हो पाता।
लेकिन देखिएगा स्थिति धीरे धीरे अनुकूल हो रही है, फिर से अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है, लोग फिर से मिलने जुलने लगे हैं, मनुष्य के जीवन की सामान्य जो गतिविधि है फिर से पटरी पर लौटने लगी है। बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, युवा कॉलेज जाने लगे हैं, लोग रोजगार की चाह में अलग अलग शहर जाने लगे हैं और धीरे धीरे मनुष्य के समाज का जो सामान्य गतिविधि है वो भी सामान्य होता जा रहा है। लेकिन आपको यह बात स्वीकारना होगा और आप स्वीकारते भी होंगे कि मानव का जो समाज है वो निरंतर परिवर्तनशील है और समाज शास्त्र इसी परिवर्तनशील समाज का अध्ययन है। समाज शास्त्र इसी परिवर्तनशील समाज का अध्ययन है। और आप देखिएगा ये एक परिभाषा आ गई कि इसको किसने कहा है। एक विद्वान हैं ईकल्स, तो ईकल्स महोदय के अनुसार ईकल्स महोदय के अनुसार क्या है, समाज शास्त्र परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है। हमने क्या बताया कि समाज शास्त्र परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है। स्वाभाविक है कि जब समाज शास्त्र परिवर्तनशील, ये गलत लिखा गया है ना, परिवर्तनशील होना चाहिए यहां पर, समाज शास्त्र परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है। स्वाभाविक है जब समाज शास्त्र परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है, समाज में निरंतर परिवर्तन होता है, स्वाभाविक है क्या है, उसका अध्ययन क्षेत्र भी काफी विस्तृत होगा। लेकिन देखिएगा समाज शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अभी बस 2 मिनट में ये कॉन्सेप्ट आपके दिल दिमाग में आ जाएगा कि समाज शास्त्र का जो अध्ययन क्षेत्र है उसको सीमित रखा जाए या फिर समाज शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। इसी विषय को लेकर के समाज शास्त्र के विभिन्न विद्वानों के बीच वैचारिक मतभेद बना हुआ है। कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, समाज शास्त्र को अन्य दूसरे सामाजिक विज्ञानों की तरह सीमित करना चाहिए। जैसे इतिहास का अपना विषय वस्तु है, दर्शन शास्त्र का अपना विषय वस्तु है, मनोविज्ञान का अपना विषय वस्तु है, मानव विज्ञान का अपना विषय वस्तु है, अर्थशास्त्र का अपना विषय वस्तु है, भौतिकी और रसायन का भी अपना विषय वस्तु है, बॉटनी का अलग है, जूलॉजी का अपना विषय वस्तु है। ठीक उसी प्रकार समाज शास्त्र का भी अपना विषय वस्तु होना चाहिए और विशिष्ट विषय वस्तु होना चाहिए। इससे क्या होगा, समाज शास्त्र अपने विशिष्ट स्वरूप को जब धारण करके आगे बढ़ेगा और इसमें कुछ निर्धारित विषय वस्तु का अध्ययन किया जाएगा तो इससे विषय में पारदर्शिता आएगी और विषय जो है सटीक हो पाएगा और समाज में घटने वाली सामाजिक घटनाओं का ज्यादा प्रभावशाली ढंग से अध्ययन हो पाएगा। वरना अगर हम समाज शास्त्र की विषय वस्तु को स्वतंत्र छोड़ देंगे तो यह दरअसल क्या होगा, खिचड़ी शास्त्र बन के रह जाएगा। क्योंकि समाज शास्त्र एक ऐसा विषय है जो मानव समाज का अध्ययन करता है। उधर मानव समाज के विभिन्न गतिविधियों से संबंधित अध्ययन करने वाले दूसरे विषय हैं। मनुष्य के ऐतिहासिक गतिविधियों का अध्ययन इतिहास में हो रहा है,
आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन अर्थशास्त्र में हो रहा है। मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका क्रमिक विकास कैसे हुआ, इसका अध्ययन मानव शास्त्र में यानी एंथ्रोपोलॉजी में हो रहा है। मनुष्य की राजनीतिक व्यवस्था का विकास कैसे हुआ, इसका अध्ययन राजनीतिक विज्ञान में हो रहा है। तो दरअसल समाज ये मनुष्य का ही ना विषय है। माने इतिहास में भी तो मनुष्य का ही इतिहास है। अर्थव्यवस्था भी मानव अर्थव्यवस्था का ही क्या है, अध्ययन है। राजनीतिक व्यवस्था में मानव की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है उसका अध्ययन है। तो समाज शास्त्र जो है अपने समकालीन दूसरे मानविकी विषयों से संबंधित है। अतः इसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा तो दरअसल ये खिचड़ी शास्त्र बन के रह जाएगा। इसमें अस्पष्टता का अभाव आएगा और विशिष्ट तौर पर समाज का अध्ययन नहीं कर पाएगा। इसमें अस्पष्टता और पारदर्शिता का अभाव आएगा, ऐसा मानना है कुछ विद्वानों का। जबकि दूसरे विद्वान का विचार इससे बिल्कुल भिन्न है। उनका मानना है कि समाज शास्त्र चूंकि समाज की विभिन्न गतिविधियों से संबंधित अध्ययन करने वाला विषय है, तो स्वाभाविक तौर पर इसका जो विषय क्षेत्र है काफी व्यापक होगा और होना भी चाहिए। अगर हम इसको एक सीमा में बांध दे तो ये मानव समाज के प्रत्येक पक्ष और पहलू का अध्ययन नहीं कर पाएगा और तब यह मानव समाज का समग्रता से अध्ययन नहीं कर पाएगा। इसको एक सीमा में अगर बांध दिया जाएगा तो इसका अपना स्वतंत्र विकास भी नहीं हो पाएगा। अतः समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र सीमित रखा जाए या समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र को स्वतंत्र रूप से व्यापक होने के लिए छोड़ दिया जाए, इसी विषय पर विचार या क्या इसी विषय पर वैचारिक मतभेद है समाज शास्त्रियों के बीच। स्वाभाविक रूप से आपके पीजीटी में इससे ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप देखिएगा, यहां मैं इसको व्यवस्थित रूप से समझाने का प्रयास करता हूं कि समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र तो मैंने बताया अभी आपको कि समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र को सीमित रखा जाए या उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, इस विषय पर समाज शास्त्रियों के बीच मतभेद है। तो इसी मतभेद के कारण समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित दो अलग अलग संप्रदायों का विकास हुआ। यहां संप्रदाय का मतलब दो अलग अलग विचारधाराओं को मानने वाले समूहों का विकास हुआ, समुदायों का विकास हुआ आप कह सकते हैं। तो वो दो अलग अलग स्वतंत्र समुदाय कौन कौन से हैं सर, इसको हमें देख लेना होगा। पहला है स्वरूपात्मक संप्रदाय या विशिष्टात्मक संप्रदाय। दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। तो पहला क्वेश्चन ही पूछा जाएगा कि समाज शास्त्र में समन्वयात्मक संप्रदाय और विशिष्टात्मक संप्रदाय या उसी को कहते हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय का संबंध किससे? समाज शास्त्र की प्रकृति से, समाज शास्त्र के विकास से
समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र से, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, आपका उत्तर क्या होगा कि ये जो समन्वयात्मक समुदाय संप्रदाय है या समन्वयात्मक संप्रदाय है, स्वरूपात्मक संप्रदाय जिसको हम लोग विशिष्टात्मक संप्रदाय भी कहते हैं, इसका संबंध किससे है भाई? तो आप कहिएगा इसका संबंध समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र से है। अब दूसरा प्रश्न क्या है कि समन्वयात्मक संप्रदाय जो है इसका विचार क्या है? उसमें भी 4 ऑप्शन मिलेगा आपको। कैसे क्वेश्चन पूछेगा? क्वेश्चन पूछा गया है और इसी तरह से पूछा जाता है कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को सीमित रखने के समर्थकों का संप्रदाय कहलाता है, या निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को सीमित रखने के पक्षधर हैं? तो याद रखिएगा, ये पक्षधर कौन है भाई? स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक संप्रदाय के जो है ना समाजशास्त्री हैं, ये समाजशास्त्र के देखिए कि जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है या विशिष्टात्मक संप्रदाय है ना, इसको मानने वाले जो विद्वान हैं वो कौन है भाई? ये वही लोग हैं जो समाजशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु को सीमित रखने के पक्षधर हैं। तो क्या होगा? जो समन्वयात्मक संप्रदाय है वो इसका ठीक विपरीत होगा कि विषय क्षेत्र को व्यापक रखने के पक्षधर हैं। समाजशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु को स्वतंत्र या व्यापक रखने के पक्षधर हैं। अब देखिए आपके पीजीटी में इससे क्वेश्चन कैसे आएगा। मैंने बताया पहले आपको कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को स्वतंत्र रखने के या व्यापक रखने के पक्षधर निम्नलिखित में से कौन है, और 3 संप्रदाय का नाम दे देगा आपके सामने, आपको सही में टिक मारना होगा। अब देखिएगा इस प्रश्न से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, जैसे समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित स्वरूपात्मक संप्रदाय के संस्थापक थे, यानी स्वरूपात्मक संप्रदाय का विचार किसने प्रस्तुत किया सबसे पहले? तो आपको याद होगा हम लोग जब 2021 के प्रश्नों का विश्लेषण और व्याख्या कर रहे थे, उसमें एक प्रश्न आया था और मैंने बड़े विस्तार से आपको समझाया भी था उस समय कि दरअसल समाजशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु को सीमित रखा जाए या व्यापक रखा जाए, इसी विषय पर मतभेद हुआ और इस मतभेद के कारण 2 तरह की विचारधाराएं उभरी। एक वैसे समाजशास्त्री जो समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र सीमित रखने के पक्षधर थे, तो दूसरी ओर वैसे समाजशास्त्री जो समाजशास्त्र के विषय वस्तु को है ना या उसके अध्ययन की विषय वस्तु को स्वतंत्र या व्यापक रखने के पक्षधर थे। तो जो क्या है, समाजशास्त्र के अध्ययन
कि विषय वस्तु को सीमित रखने के पक्षधर थे वो क्या कहलाए? स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक संप्रदाय। और जो समाजशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु को स्वतंत्र रखने के पक्षधर थे वो क्या कहलाए भाई? वो कहलाए समन्वयात्मक संप्रदाय। ठीक है ना? अब जरा देख लीजिए कि जो विशिष्टात्मक संप्रदाय हैं उसके संस्थापक कौन थे भाई? तो आप इधर देख लीजिए, इसके संस्थापक थे जॉर्ज सिमेल। आपने कई बार इनका नाम पढ़ा होगा, जॉर्ज सिमेल। ये क्या थे भाई? तो याद रखिएगा कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को, है ना, सीमित रखने के पक्षधर थे। इनका मानना था कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को सीमित रखा जाए, वरना इस विषय का संबंध अन्य दूसरे मानविकी विषयों से हो जाएगा और ये खिचड़ी शास्त्र बन के रह जाएगा। फलस्वरूप समाजशास्त्र के अध्ययन में अस्पष्टता नहीं रहेगी, क्योंकि ये अपनी सीमाओं का उल्लंघन करते हुए कई दूसरे विषयों से जाकर संबंध बनाना लगेगा। अतः समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र भी अन्य दूसरे मानविकी विषयों या अन्य दूसरे विज्ञानों की तरह इसका विषय वस्तु भी सीमित रहना चाहिए। इस विचार को सबसे पहले किसने दिया था? जॉर्ज सिमेल महोदय। और बाद में जॉर्ज सिमेल महोदय के विचार का समर्थन और भी लोगों ने किया। जैसे मैंने क्या दिया इसमें, जॉर्ज सिमेल महोदय को बताया कि भाई इस संप्रदाय के ये फाउंडर थे। तो दूसरे कौन थे भाई? इसमें देखिएगा मैक्स वेबर का भी नाम आता है, मैक्स वेबर महोदय का भी नाम आता है। इसके बाद देखिएगा वीरकांत महोदय का नाम आएगा। उसके बाद वॉन वीज महोदय का नाम आता है। ये कुछ ऐसे विद्वान हैं जो क्या है, स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक संप्रदाय का समर्थन करते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय का संबंध किससे है? तो एक जॉर्ज सिमेल का नाम दे देगा या मैक्स वेबर का नाम दे देगा और तीन नाम इधर से दे देगा, समन्वयात्मक संप्रदाय से। या फिर क्वेश्चन पूछेगा कि समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित कौन है? तो एक इधर से कोई नाम दे देगा और तीन नाम इधर से दे देगा। आपको सही नाम का चुनाव करना पड़ेगा। तो आप देखिएगा, हम लोगों ने कई बार चर्चा भी किया था कि इधर किसका नाम आता है समन्वयात्मक संप्रदाय में। तो आप देखिएगा सबसे पहला नाम आता है हॉबहाउस महोदय का। उसके बाद एमाइल दुर्खिम महोदय का नाम आता है। इसके बाद सोरोकिन महोदय का नाम आता है। किसमें? तो आप देखिएगा समन्वयात्मक संप्रदाय में, है ना, हॉबहाउस महोदय का नाम आएगा। मैंने क्या बताया? इमाइल दुर्खिम महोदय का नाम आएगा, सोरोकिन महोदय का नाम आएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से देखिएगा क्वेश्चन है बना हुआ भी। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कुछ ऐसे समाजशास्त्री हैं जो समाजशास्त्र के विषय वस्तु को सीमित और क्या है उसका सीमांकन करना चाहते हैं। जबकि हॉबहाउस, दुर्खिम और सोरोकिन महोदय का मानना है कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र पर कोई नियंत्रण नहीं लगाना चाहिए, इसको स्वतंत्र रूप से विकसित होने के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये परिवर्तनशील समाज का अध्ययन है। स्वाभाविक है कि समाज में जैसे जैसे परिवर्तन आता जाएगा वैसे वैसे क्या है अध्ययन की व्यापकता भी बढ़ती जाएगी। अगर इस पे हम लगाम लगा देंगे, अगर हम इस पर नियंत्रण लगा देंगे, तो ये मनुष्य के हर पक्ष और हर पहलू का अध्ययन नहीं कर पाएगा और सीमित होकर के अस्पष्ट होकर रह जाएगा। तो इस विचार को मानने वाले लोग हॉबहाउस हैं, दुर्खिम हैं और सोरोकिन हैं। उम्मीद है कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र वाला जो हिस्सा है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग से निवेदन है कि जल्दी जल्दी एक बार जल्दी जल्दी आप हमें बता दीजिए।
देखिए प्रज्ञा जी, आपने प्रश्न पूछा एडमिशन कैसे लिया जाए। तो आप देखिएगा जीएस वर्ल्ड के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसमें जीएस वर्ल्ड के ऐप में देखिएगा टीजीटी पीजीटी का अलग बना हुआ है, उसमें जाकर के आप एडमिशन ले सकते हैं। और जैसा कि आप लोग को पहले सूचना दी जा चुकी है कि 30 तारीख तक, है ना, इसी महीने की 30 तारीख तक, आज 28 तारीख हो गया, 30 तारीख तक जो भी लोग नामांकन कराएंगे उनको फीस के कुल रकम में, कुल राशि में 50% का, सीधे 50% का उनको छूट दिया जा रहा है। तो आप में से जो भी लोग पीजीटी समाज शास्त्र या आगे दूसरी परीक्षाओं के लिए तत्पर हैं, आप लोग नामांकन करा सकते हैं और इस छूट का लाभ उठा करके आप बहुत कम पैसे में, मेरा दावा है कि समाज शास्त्र को जब हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया है, पहली दूसरी कक्षा आज हुई है, अब जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा, जिस दिन हम समाप्त करेंगे, मेरा दावा है आप कहेंगे कि सर इतनी गुणवत्तापूर्ण और इतनी स्पष्टता के साथ मैं पढ़ाई कहीं और नहीं कर सकता था। देखिए, मैं नहीं कहता कि मैं भगवान हूं और मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, लेकिन मुझे इतना विश्वास है अपने अनुभव पर, अपने ज्ञान पर, कि मैं आपकी जरूरतों के हिसाब से आपको पर्याप्त जानकारी, पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण अध्यापन करा करके पर्याप्त सामग्री उपलब्ध करा दूं, ताकि आप अपनी परीक्षा में 100% सफल हों, आपको अपनी परीक्षा की सफलता में कोई किंतु परंतु या शक न रह जाए। और मैंने बताया कि हम जो पढ़ा रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा, आप में से जो लोग समाज शास्त्र के अभ्यर्थी हैं, स्नातक या परास्नातक के, जो लोग सिविल सर्विस के अभ्यर्थी हैं, जो भविष्य में नेट और जेआरएफ देना चाहते हैं, भले मैं पढ़ा रहा हूं पीजीटी का, लेकिन जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूं, जो भी पाठ्यक्रम पढ़ा रहा हूं, उसका स्तर हमेशा हमने सिविल सर्विसेज के स्तर को रखा है। क्योंकि अगर हम ऊंचा स्तर रखेंगे और उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक सभी अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझ लेंगे और उसके एक एक प्रश्न को अगर हम कर लेंगे, तो मेरा मानना है कि आप पीजीटी के लिए अपने आप को 100% तैयार तो पाएंगे ही। इस कक्षा या इन कक्षाओं में जो जानकारी मिलेगी, उसका लाभ आपको समाज शास्त्र से संबंधित दूसरी किसी भी परीक्षा में आसानी से मिलेगी। और मेरा दावा है कि मैं जितनी सरलता के साथ विषय वस्तु को आपके दिल दिमाग में उतारने का प्रयास करता हूं, है ना, वो आपको काफी सहयोग देगा अपने विषय को बेहतर ढंग से तैयार करने में। ठीक है, आइए हम आपसे आपके प्रतिक्रिया जानना चाह रहे थे कि सर जल्दी आपको समझ में आया कि नहीं विषय वस्तु। मंजू, आपने कहा कि पीजीटी की प्रैक्टिस सेट पढ़ाइए। देखिए मंजू जी, शायद हम लोग जब क्लास कल भी शुरू किया, इसके पहले भी शुरू किया, मैंने बताया था केवल प्रैक्टिस सेट करने से आप सफल नहीं होंगी, ये लिख कर रख लीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, आपके पाठ्यक्रम, आपके सिलेबस के अनुसार जो पहले विषय वस्तु है उसकी अवधारणा को आप तक पहुंचा रहे हैं, आपके दिल दिमाग में ये बैठ जाएगा। तो मैंने बताया ना आपको कि हम लोग फिर इस टॉपिक से, यानी इसी टॉपिक को पढ़ने के बाद फिर हम लोग इससे संबंधित ढेर सारे प्रश्न उत्तर करेंगे। और मैंने आपको कल भी दिखलाया था, आज भी दिखला देता हूं, आप में से जो लोग नए होंगे वो समझ पाएंगे कि हम लोग, देखिए यहीं से शुरू है, सारे क्वेश्चन आंसर जो है हम लोग देखिएगा, प्रैक्टिस सेट यहां बना के रखा हम लोगों ने। और प्रैक्टिस सेट नहीं है, बल्कि आपके पाठ्यक्रम से सीधे सीधे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े फैक्ट को निकाल के मैंने यहां आपको प्रश्न के रूप में शामिल किया है। प्रैक्टिस सेट में तो कहीं भी आपको मिल जाएगा, लेकिन इसमें वो सारे प्रश्न हैं जो विगत वर्षों में आ चुके हैं, यानी पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं, और अब आने वाले समय में नए ढंग से जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनको भी मैंने शामिल किया है। यानी जो आ चुके हैं और जो उनको आने की संभावना है, दोनों तरह के प्रश्न इसमें शामिल हैं। ठीक है ना। तो देखिएगा कि इसमें ढेर सारे, ऐसा नहीं कि कुछ एक, ढेर सारे प्रश्न दिखेगा इसमें हैं, आप देखिएगा। और बहुत सारे प्रश्न दिखेगा इसमें हम लोग अभी
कर भी सकते हैं और बहुत सारा हम लोग करेंगे भी। जैसे देखिएगा कि शुरुआती जो कुछ कुछ प्रश्न है उसको हम लोग आसानी से कर पाएंगे। जैसे देखिएगा 2-3 प्रश्न ही देख लीजिए। पहला ही प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें समाज शास्त्र का पिता कहा जाता है? आप ही बताइए, समाज शास्त्र का पिता किनको कहा जाता है? तो आपने पढ़ा होगा, मैंने कल से बताया है आपको कि अगस्त काम्ट महोदय ने चूंकि 1838 ईस्वी में इस विषय को औपचारिक रूप से अध्ययन के लिए प्रस्तुत किया, औपचारिक रूप से इस विषय का सृजन किया, इसलिए क्या कहा जाता है? अगस्त काम्ट महोदय को। यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? देखिएगा डी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, आप देखिएगा, यह किसने कहा था कि समाज शास्त्र का एक लंबा अतीत रहा है किंतु इसका इतिहास काफी छोटा रहा है? आपको मालूम होगा, आज ही हम लोगों ने पढ़ा, आपको याद ही होगा इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है वीरस्टीड। वीरस्टीड महोदय ने कहा था कि भाई समाज शास्त्र का एक लंबा अतीत रहा है किंतु इसका इतिहास काफी छोटा है। इसके बाद एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसके पहले हमने पढ़ा, और ये भी कि समाज शास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास को 4 चरणों में किसने विभाजित किया? आप जानते हैं कि किसने किया विभाजित भाई? तो टीबी वॉटमोर ने विभाजित किया है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि समाज शास्त्र जो है वो सामाजिक घटनाओं का, है ना, विज्ञान है? तो मैंने बताया था आपको ना, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय कहते हैं कि समाज शास्त्र जो है सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है। शुरू में कल हमने जो आपको ढेर सारा परिभाषा बताया था पीपीटी के माध्यम से, है ना, उसमें ये है लिखा हुआ, पंक्ति लिखा हुआ है कि समाज शास्त्र सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है। किसने कहा था? तो हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने कहा है। अगला क्वेश्चन है कि किस समाजशास्त्री के अनुसार समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है? तो आप देखिएगा, फ्रैंकलिन महोदय ने कहा था कि समाज शास्त्र जो है समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसके बाद आइए कि द रिपब्लिक, मैंने आज ही बताया है आपको कि अरस्तु की पुस्तक है, कि प्लेटो की पुस्तक है, कि दांते की पुस्तक है, कि थॉमस मूर की पुस्तक है। तो मैंने बताया था ना कि 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व प्लेटो महोदय ने द रिपब्लिक नामक पुस्तक की रचना की थी। तो आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद आप देखिएगा एथिक्स एवं पॉलिटिक्स की किसकी रचना है? तो आप देखिएगा कि एथिक्स और पॉलिटिक्स जो है वो प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, उनकी रचना है। इसके अलावा आप देखिएगा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए राज्य का गठन एवं राज्य को ही रक्षा का भार सौंपा गया। ये थॉमस हॉब्स का, कल भी मैंने बताया था कि थॉमस हॉब्स की ये पुस्तक है। इसके अलावा देखिएगा कि समाज शास्त्र जो है व्यापक अर्थों में मानव के आपसी संपर्क के कारण उभरने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन है। समाज शास्त्र व्यापक अर्थों में मानव के आपसी संपर्क के कारण उभरने वाली अंतरक्रिया का अध्ययन है। ये किसने कहा? तो ये गिलिन, और गिलिन की परिभाषा है। कल हम लोगों ने जो ढेर सारा परिभाषा पढ़ा है उसमें एक परिभाषा है, आप देखिएगा निकाल के, कि गिलिन और गिलिन महोदय की ये परिभाषा है कि भाई व्यापक अर्थों में मानव के आपसी संपर्क के कारण उभरने वाली अंतक्रियाओं का अध्ययन है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाठ्य विषय के रूप में समाज शास्त्र का अध्ययन अमेरिका के येल, है ना, लॉ छूट गया है, येल विश्वविद्यालय में कब प्रारंभ हुआ? तो याद रखिएगा ये 1876 में शुरू हुआ था, येल यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा देखिएगा कि समाज शास्त्र का नाम सोशल फिजिक्स किसने रखा? ये हमने कल भी बताया था और आज भी बताया है कि सोशल फिजिक्स किसने रखा भाई? तो सेंट साइमन महोदय ने इसका नाम क्या रखा था? सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी नाम रखा था। इसके अलावा किस विद्वान ने यह कल्पना की थी कि समाज शास्त्र एक ऐसे विज्ञान के रूप में विकसित हो जो समूचे समाज के लिए, है ना, दर्पण का कार्य करे? आपको मैंने कल भी बताया है और आज भी बताया है कि क्या है, जेम्स मील ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने क्या कहा है भाई कि समाज शास्त्र एक ऐसा विज्ञान है
या ऐसे विज्ञान के रूप में विकसित हो जो समूचे समाज के दर्पण के समान, आईने के समान हो। तो ये किसने कहा भाई? तो जेम्स मिल ने कहा है। ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोगों ने, मैंने दिखलाया ढेर सारे, अभी और बहुत सारे प्रश्न हैं। तो इस पहली इकाई को पढ़ने के बाद, इस पहली इकाई से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हमने समाहित किए हैं जो आ चुके हैं या आने की संभावना है। तो अगर इसको आप बेहतर ढंग से कर लीजिएगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं से भी कोई समस्या का सामना करना पड़ेगा। सब कुछ आपके हाथ में होगा। और इस तरह से हर इकाई को हम लोग पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे और उससे संबंधित प्रश्न उत्तर करते जाएंगे। क्योंकि आप में से जिन्होंने भी निवेदन किया है कि हम लोग को प्रैक्टिस सेट कराइए, याद रखिएगा ये सफल होने का सही न तो तरीका है न ही मानदंड है। आप जब पढ़िए तो पहले जो आपका पाठ्यक्रम दिया हुआ है उसके विषय वस्तु को पढ़िए, समझिए, आत्मसात कीजिए, तब देखिएगा उससे जो उत्तर निकलेगा या उससे जो प्रश्न निकलेगा उसका उत्तर आप बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। प्रैक्टिस सेट में क्या होगा? आप 5000 प्रश्न भी कर लीजिए प्रैक्टिस सेट का, लेकिन 5000 प्रश्न ही आपको आ पाएगा। लेकिन जहां 5000 से अलग प्रश्न आया वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं है आपके पास और नहीं आपके दिमाग में उसकी अवधारणा बैठी हुई है। तो याद रखिएगा कि जब भी हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं, हम व्यवस्थित रूप से और जो एक आदर्श तरीका है पढ़ाई करने का उसको हम अपनाएं। ठीक है ना? तो हम थोड़ा विलंब कर गए। हम लोग को अभी पढ़ना था क्या? हम लोगों को पढ़ना है समाजशास्त्र विज्ञान है या कला। क्योंकि जब समाजशास्त्र का अध्ययन आगे बढ़ा तो समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, जब इसको जानने का प्रयास किया गया तो कुछ विद्वान ऐसे हैं जो समाजशास्त्र को एक कला यानी एक मानविकी का विषय मानते हैं, जबकि समाजशास्त्रियों का जो दूसरा समूह है वो समाजशास्त्र को एक विज्ञान मानता है। और न सिर्फ विज्ञान मानता है बल्कि विज्ञान मानने के पीछे क्या क्या तर्क हो सकता है उसको भी प्रस्तुत किया है। तो वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे समाजशास्त्री हैं जो समाजशास्त्र को विज्ञान मानने के लिए तैयार नहीं है। तो वो क्यों विज्ञान मानने के लिए तैयार नहीं है, उन्होंने अपने अपने तर्क भी दिए। स्वाभाविक है, उससे भी प्रश्न आता है। तो उसको हम लोग पढ़ लेंगे और फिर पढ़ लेंगे कि समाजशास्त्र का दूसरे विज्ञानों के साथ क्या संबंध है। तो मेरा क्या है, पहला इकाई पूरा हो जाएगा और फिर उससे संबंधित सारे प्रश्नोत्तर हम लोग कर लेंगे। ठीक है? तो कल भी YouTube पर आपकी क्लास है, आप लोग कल वाली कक्षा का भी लाभ उठा सकते हैं। तो कल हम लोग अपने निर्धारित समय पर, है ना, सुबह के 8:30 बजे फिर से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।